हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सीरीज एंड आज अपन डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जहाँ पे हम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा और ये सारे किंगडम्स को कवर कर रहे होंगे। सो बिफोर हेडिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें मैंने लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन दिया था आपको एज अ होमवर्क। आई होप यू ऑल हैव डन इट। सो जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स below is correct? Biological classification is the scientific ordering of organisms in a hierarchical series of group on the basis of their relationship. अब वो relationship can be morphological, evolutionary and others. क्या biological classification organism को एक तरह से उनके हायरार्की के बेसिस पे अरेंज करते हैं? क्या यही हमारा क्लासिफिकेशन है? हाँ, बिल्कुल सही। और जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसका फाइलोजेनेटिक, उसकी कीमो टैक्सोनॉमी या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी, ये तीनों चीज हम लोग कंसिडर करते हैं व्हेनेवर वी आर क्लासिफाइंग एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, सो पहला ऑप्शन तो ठीक है, मेरे को भी ठीक लग रहा है। Whittaker classified organism on the basis of autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. अब ये जो Whittaker साहब थे, Whittaker साहब ने क्या दिया था? Whittaker साहब ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा, वो बेसिकली उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, जैसे कि उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने लिया था सेल का स्ट्रक्चर, मतलब वो जो सेल है वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है या कैसा है, वो भी लिया था इन्होंने। फिर उसके बाद उनका मोड ऑफ, वो तो डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी ली थी उन्होंने, कि उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रही है एंसेस्टर के साथ। और लास्ट में उन्होंने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। अगर ऑटो में भी हैं तो कौन से हैं, कीमो है, फोटो है, क्या है। और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किंगडम फंजाई को अलग कर दिया था फ्रॉम प्लांटी और एक सेपरेट किंगडम फॉर्म किया था, किंगडम फंजाई। तो सेकंड वाला भी सही है, जो उनका मेन क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो यही था। नेक्स्ट, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगेन यहाँ पे 5 किंगडम की बात कर रहे हैं, मतलब आर.एच. व्हिटेकर वाला आप याद रखना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल सही, अभी तो डिस्कस किया ये चीज हमने कि ये आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल स्ट्रक्चर को भी माना गया था। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में जहां पे आपको एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत होती है। और आजकल पेपर भी ऐसा चल रहा है, जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी चल रही है, यू हैव टू हैव कमांड ओवर योर एनसीईआरटी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। पहला दिया है कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दूसरा कि वो किसने दिया था। अब देखो, सिंपल सा देखना कि क्या इसमें एनसीईआरटी से बाहर दिया गया है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर का कहने का क्या मतलब है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या, या 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? बस ये दो चीज देखना, बाकी आप तुम लोग कर लोगे। पहला क्या गया है? 2 किंगडम, दूसरा 5, तीसरा 6। इतना इजी क्वेश्चन है, बस देखने में इतना बड़ा लग रहा था। चलो, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बिल्कुल लिनियस ने दिया था, मतलब ए का 3 हो जाएगा। किसमें है? सिर्फ ऑप्शन डी यार, बाकी सब गलत है। चलो इसको मिला भी लेते हैं। बी का क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, बिल्कुल सही। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है? ये आपकी एनसीईआरटी में दिया। एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड मत छोड़ना बेटा, कोई भी वर्ड। और ये किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था। ओके ओके, डन।
नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, असर्शन रीजन है, इसमें तो सबकी हालत खराब होती है, हम एम्स के जैसा इसमें क्वेश्चन आता है, ये है वो है, भाई कुछ नहीं होता है। आप जब भी इसको सॉल्व करना ना असर्शन रीजन वाले को, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कैसी ट्रिक? कि पहले आप क्या पढ़ोगे, रीजन, ठीक है, रीजन पढ़ो और फिर आप देखो क्या ये रीजन आपके असर्शन को करस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब अगर रीजन में लगा दो क्योंकि, क्योंकि ऐसा था, मतलब राम जो है वो स्कूल जाता है इसलिए क्योंकि उसकी माताजी उसको डांटती हैं। अब असर्शन क्या है, उसकी माताजी डांटती हैं, माताजी डांटती हैं, ठीक है। असर्शन क्या हो गया, माताजी डांटती हैं, क्यों, ये रीजन हो गया, बी नहीं रीजन। राम स्कूल जाता है, जाता नहीं स्कूल जाता है। अब इसको देखो क्या करना है, माता जी डांटती हैं असर्शन है, हाँ ठीक है, राम स्कूल जाता है, ये भी सही है। राम स्कूल जाता है क्योंकि माता जी क्या करती हैं, डांटती हैं, सही हो गया, मीनिंग निकल गया भाई उसका। तो असर्शन रीजन ऐसे ही करना है अपन को, ठीक है। असर्शन क्या कह रहा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम was found to be inadequate, सही बात है। Reason, two kingdom classification system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, सही है। Unicellular and multicellular organism बिल्कुल सही है। Green algae and fungi, green algae and fungi का मतलब autotrophic and heterotrophic, heterotrophic, क्योंकि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो हमारे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता था, इसलिए वो क्या हो गया, इनएडिक्वेट। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया मैंने, ठीक है, बट ये आंसर लिख लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाप रे बाप, एम्स का क्वेश्चन है, देख के ही बुखार चढ़ जाएगा। अरे मत, ऐसा मत हो, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको हर चीज याद रहनी चाहिए। पहला क्या है, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट एंड वॉललेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चा। Influenza and herpes are caused by virus having DNA and RNA, गलत है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। इन्फ्लुएंजा का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा वो होता है आरएनए, और हर्पीज वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिखा है थोड़ा। Nostoc and Anabaena are important decomposers. No, this is wrong. Nostoc और Anabaena क्या है? No, they are nitrogen fixers. Nitrogen fixers. नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ये। Methanogen are methane producing bacteria in wheat crops. No, this is wrong. Methanogen जो होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया हैं। These are आर्की बैक्टीरिया जो कि पाए जाते हैं आपके काउडंग में या फिर रुमिनेंट्स, गट ऑफ रुमिनेंट्स के गट में, और ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये पांचों के, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। आई होप ये सब पूरा क्लियर हो गया। अब अपन चलेंगे हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट। अगेन यहाँ पे भी दो लेवल है, लेवल 1 और सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, लेवल 1 है और फिर आपका क्या है, लेवल 2 है। कहाँ गया लेवल 2 यार, ओके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे हैं भाई आज। लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2 आपका होमवर्क रहेगा एज इट इज, लेवल 1 अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके। चलो पहला, some bacteria thrive in extreme
इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सट्रीम का जब भी आए आप क्या रिमेंबर करोगे? आर्कीबैक्टीरिया, सच एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, एसिडिक पीएच। आइडेंटिफाई, भाई इतना आसान, आर्कीबैक्टीरिया। टाइप्स देख लो। आर्कीबैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहला हेलोफाइल्स, जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स या एसिडोफाइल्स, जो बोलना है आपको बोलिए। ये जो होते हैं वो एसिडिक पीएच और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में रहते हैं, प्लस हाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथनोजेंस। मेथनोजेंस, गुड। ये आपके जहां पे मीथेन ज्यादा होगी वहां पे रहेंगे, हाई मीथेन कंसंट्रेशन, आर्कीबैक्टीरिया। ये एनसीईआरटी का स्निप है, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है fill in the blanks. Include blue-green algae which have chlorophyll A similar to green plants. Complete the given sentence with appropriate option. यहाँ पे दिया है chemosynthetic autotrophic bacteria, photosynthetic autotrophic bacteria, protista and saprophytic. सुनो, सबसे पहला तो ये कि ब्लू ग्रीन alga जो है वो किसके अंदर आता है? ब्लू ग्रीन alga is also known as cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया। और ये आता किसके अंदर है? ये आता है आपके यूबैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो ट्रू बैक्टीरिया होती है उसके अंदर आपका जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसी साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्लांट्स के जैसा क्लोरोफिल ए होता है, जो कि इट इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। और ये क्लोरोफिल ए जो होता है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कैसा बैक्टीरिया हो गया? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कॉमन सेंस भी लगाओगे ना बच्चा तो आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतना कोई तोप नहीं है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आपको किसी भी तरह का ऑप्शन आता, जैसे मान लो साइनोबैक्टीरिया आता तो ये लिख देते, यूबैक्टीरिया आता तो ये लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमें दिया क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? चलो, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया also referred to as blue-green alga have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. Good. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का जैसे नाम लेना है आपको दो चीज याद आना चाहिए, उनका दोनों एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबेना। और अगर कुछ आपको याद आ रहा है तो क्या? साइनो बैक्टीरिया। और अगर कुछ आपको याद करना है तो क्या? यू बैक्टीरिया। ये कीवर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में तुरंत फटाक से आ जाने चाहिए जैसे ही हम किसका नाम ले, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। चलो, हेटेरोसिस्ट किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन, ऑब्वियसली इन तीनों में से कोई ऑप्शन ढूंढ लो। डायनोप्लेक्सिस नो, राइजोफाइट्स नो, आर्कीबैक्टीरिया नो, साइनोबैक्टीरिया यस। अब हेटेरोसिस्ट होता क्या है? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। आ जाओ। हेटेरोसिस्ट कैन फिक्स atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. Example nostoc and anabena. अब ये कहाँ का है? ये है आपकी यू बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया, गॉट इट? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट रिवाइज हो जाएगा यार। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया
can fix atmospheric nitrogen in their specialized cell. Again ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, बट आंसर बहुत आसान है। किसमें? हेटेरोसिस्ट में। अभी आपको दिखाया था ये हेटेरोसिस्ट। चलो नेक्स्ट। अरे वाह, डायग्राम्स मुझे बहुत पसंद है, और इस डायग्राम की कुछ खास बात है, और खास बात ये है कि ये जो पहला डायग्राम है, ये आपका क्या दिखा रहा है? ये आपका दिखा रहा है नॉस्टॉक को। देखो ये याद है? अब वो थोड़ा सा इधर उधर मुड़ गया, तो ये मत कहना मैम नॉस्टॉक नहीं है, वो तो ऐसा है, ये तो मुड़ गया है। भाई ये है तो नॉस्टॉक ही, ये है नॉस्टॉक। और यहाँ पे ये वाला जो सेल देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है? ये हेटेरोसिस्ट है। क्या है ये? हेटेरोसिस्ट। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई द डायग्राम ऑफ हेटेरोसिस्ट। करना क्या था? यही करना था। इतना इजी है जिप में 2019 का। कम ऑन मैन। ये वाला क्या है? ये क्या है? ये है यूग्लेना। ये क्या है? ये है पैरामीशियम। और ये क्या है? ये आपका है फंजाई। फंजाई में भी कौन सा है? ये अगैरिकस है। अगैरिकस। ठीक है, ये सारा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये BCD एक्चुअली एनसीईआरटी से उठाया है मैंने आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए ये सब मेंशन्ड है। ओके, ये है आपका यूग्लेना, ये है आपका पैरामीशियम, ये है आपका, ये म्यूकर है बेसिकली एनसीईआरटी का डायग्राम, और ये है अगैरिकस बाइस्पोरस। जो भी है तो फंजाई, इतना याद रखना। नेक्स्ट, given figure is a filamentous blue green algae। blue green algae का क्या मतलब बच्चा? ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पूछा जाता है और बच्चे गलत करते हैं, और अपन का यही काम है कि इतनी बार इसको डिस्कस कर लेंगे ना क्वेश्चंस के थ्रू कि आपको कंसेप्ट पूरा याद हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। आइडेंटिफाई द algae and choose the option that is correct for A, B and C। चलो, इसको आपको दिखाना है कि ये है क्या चीज बेसिकली। तो ए क्या है? ए इस पूरे फिगर को दिखा रहा है, और अगर फिगर आपको एनसीईआरटी का याद है तो ए इज नॉस्टॉक। ए इज नॉस्टॉक। बी क्या है? इस नॉस्टॉक के अंदर ये स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। वेरी गुड। और इस हेटेरोसिस्ट के ऊपर ये म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। दिस इज म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। ये जो डॉट 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 दिख रही है आपको, दिस इज म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। तो ये सी क्या हो गया आपका? दिस इज म्यूसिलेजिनियस शीट। ठीक है, तो ए नॉस्टॉक कहाँ पे देखते हैं अपन? जेलिडियम वोल्वॉक्स कारा नॉस्टॉक। बी क्या है? हेटेरोसिस्ट। सी क्या है? म्यूसिलेजिनियस। ये है आपके एनसीईआरटी का, देख लो। ए क्या है? फिलामेंटस एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, बी था हेटेरोसिस्ट, और ये है म्यूसिलेजिनियस। चलो, अगेन अ डायग्राम क्वेश्चन, बहुत इजी है। ये है आपका एक बैक्टीरिया जो कि दिखा रहा है बाइनरी फिजन, और एनसीईआरटी से उठाया गया है, अगर ये याद है तो। ओके, याद तो आ ही गया होगा अब। चलो आजा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को ए और बी को नंबरिंग करने में कि ए क्या है, बी क्या है, क्योंकि यहाँ पे इतना क्लियर पेपर में नहीं दिखता है। ठीक है, तो ए देखो, ए का जो एरो है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, मतलब अंदर तक नहीं गया है। बी जो है वो अंदर वाले लेयर तक गया है, देखो यहाँ तक। तो ए क्या हो जाएगा हमारा? सेल वॉल। ये मैं तब बता रही हूँ जब आपको फिगर नहीं याद है। अगर फिगर याद है देन तो फिर बेस्ट है वो। बी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ए भी ना आगे पीछे भी कर सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। सी क्या है? सी क्या है आपका? डीएनए है। डीएनए। और डी ये किस प्रोसेस को दिखा रहा है? बाइनरी फिजन को दिखा रहा है। बाइनरी फिजन इन किसमें बेटा? किसमें ये दिखा रहा है? बैक्टीरिया में। आई बात समझ में? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं अपन। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए जो है सेल वॉल है, हाँ
नहीं नहीं नहीं, ए जो है सेल वॉल है, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सी डीएनए। ओके, देखो यहाँ पे ए जो है सेल वॉल है, बी क्या है सेल मेम्ब्रेन, या इसको ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डी क्या है डीएनए है, और सॉरी सी डीएनए है, और ये डी जो है वो आपका डिवाइडिंग बैक्टीरियम है जो कि बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहा है। एनसीईआरटी के लाइन में भी ये चीज मेंशन्ड है, इसी फिगर के बगल में। हाँ बिल्कुल, याद आ गया। चलो आ जाओ। ऑक्सीजन is not produced during photosynthesis by, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है बच्चा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पीएस2 में, क्या बोले, पीएस2 में जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वो नहीं होगी तो आपका ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। क्लास 11th में जो है उनको ये सब अभी आगे पढ़ना होगा, तो आप परेशान मत होइए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर देयर इन क्लास 12 या फिर दोज हु हैव टेकन अ ड्रॉप, कि पीएस2 में बेटा वाटर की स्प्लिटिंग होती है और वहीं से आपका ऑक्सीजन निकलता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे पीएस2 क्या हो, एब्सेंट हो, वहां पे ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। कब पूछ रहा है ऑक्सीजन? फोटोसिंथेसिस के दौरान पूछ रहा है। तो ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हो सकता है, और ये आपका फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं साइकस क्या है। साइकस हमारा प्लांट है, एक तरह का प्लांट किंगडम में अभी आप पढ़ोगे आगे, याद पढ़े होगे, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है स्प्लिटिंग होगी ही होगी। चलो नॉस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन alga है, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग होती है, फोटोसिंथेसिस करता है, एंड दिस इज एरोबिक। कारा क्या है? इट इज ऑल्सो एन algae, इसमें भी आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान स्प्लिटिंग होती है। बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, चलो इसका एनसीईआरटी स्निप नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में एनसीईआरटी में एक जगह पे नहीं 2-3 जगह पे दिया है, और वहां पे कुछ क्लियर नहीं लिखा था, दैट्स व्हाई। चलो आगे चलते हैं। Which of among the following are the smallest cells? स्मॉलेस्ट की जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? बिल्कुल सही, माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं मैम। या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? पीपीएलओ की, फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? नीट 2017 में। वेरी गुड, चलो आ जाओ। नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल। अरे बाप रे मैम, ये तो पक्का किसकी बात कर रहा है? बिल्कुल माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा है, बिल्कुल माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा है। पैथोजेनिक है किसमें? प्लांट्स में। मैम ये तो और माइकोप्लाज्मा की बात कर रहा है। बिल्कुल मैम, इसके अलावा तो किसी की बात कर ही नहीं सकता ये। एज वेल एज इन एनिमल्स टू कैन सर्वाइव विदाउट मैम 110% ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी तो कर रहा है मैम। और ये किसके बारे में कर सकता है? बिल्कुल माइकोप्लाज्मा मैम। बैसिलस नहीं मैम, नहीं, कतई नहीं। बैसिलस में आपका सेल वॉल डिफाइन होता है, सुडोमोनास में सेल वॉल डिफाइन होता है, नॉस्टॉक में होता है। और नॉस्टॉक क्या है? एरोबिक है, ये एल्गी है। बस एक माइकोप्लाज्मा है जो कि मैम सेल वॉल भी डिफाइन नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर भी है, पैथोजेनिक भी होता है मैम प्लांट्स में, और एनारोबिक कंडीशन में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी, माइकोप्लाज्मा।
organism that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells, can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in plants and animals. इसका एग्जाम्पल एक पूछता है कभी कभी नीट में, and that is PPLO, pluro pneumonia like organisms. Got it? Very good. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a feature of protista? चलो अब इसमें ध्यान में रखना, इसमें ध्यान में क्या रखना है, नॉट पूछ रहा बेटा. आप सब ये गलती करते हो, आप सब ये गलती करते हो. पूछता नॉट है लेकिन लगा के आते क्या हो कि प्रोटेस्टा का फीचर कौन सा है. अरे मैम गलती कर दी. नहीं, पहले क्या किया करो कि जो चीज पूछ रहा है जहां कहीं भी नॉट या फिर एक्सेप्ट इस तरह का लिखो, उस वर्ड को ना गोला कर लो. नॉट अ फीचर ऑफ प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा के सारे फीचर आपको याद होने चाहिए. प्रोटेस्टा क्या है, ये यूकैरियोट है, यूकैरियोट है. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. प्रोटेस्टा प्रोकैरियोट? नहीं मैम, पहला ही ऑप्शन गलत. दे हैव सेल वॉल? यस मैम. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक? यस मैम. बोथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर? यस मैम. अब इसमें आपको वो टेबल याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का वो टेबल जो कि क्वेश्चन में था, जैसे कि यहाँ पे था. वेट, लेट मी शो यू दैट टेबल. ये वाला, ये टेबल देखो. ये प्रोटिस्टा यूकैरियोट है. ठीक है, सेल वॉल कुछ में होता है. अब कुछ में का ये मतलब नहीं कि सब में नहीं होता, मेजॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है. समझ में आई बात? चलो, और ये पैराग्राफ भी दिया है प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें कि इसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है. ये लिंक करता है आपके प्लांट और एनिमल को. समझ में आया? दे आर यूकैरियोट्स, contains well defined nucleus, other membrane bound organelles, some has flagella, cilia. Protista produce asexually or sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. ये सब आपको प्रोटिस्टा के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं. मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली. प्राइमरली का मतलब, प्राइमरली का मतलब कि वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, उनका मेन जो हैबिटेट है वो क्या है. जब भी आप प्रोटिस्टा ढूंढने जाओ तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? क्या आप जमीन पे जाओगे, लैंड पे? नहीं मैम. तो आसमान में, स्काई में जाओगे? नहीं मैम, वहां पे तो नहीं जा सकते अपन. तो कहाँ जाओगे? पानी में. हाँ बिल्कुल मैम, पानी के अंदर जाएंगे. और वो एक्वेटिक लाइफ ही है जो कि पानी के अंदर मिलती है. मतलब प्रोटिस्टा ही है जो एक्वेटिक में मिलता है. दे आर प्राइमरली एक्वेटिक. एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसको याद रखना जरूरी है. मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक. देख रहे हो कैसे ये एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से उठाए हैं इन्होंने. चलो चलते हैं. अब नीट 2016 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है राइजोफाइट्स, यूक्लियोनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड. बाप रे बाप, ये सारे किसके एग्जाम्पल ही है? ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मैम प्रोटिस्टा के अंदर. अच्छा, ओके. हाँ, प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है? राइजोफाइट्स, यूक्लियोनॉइड्स, ये इसके क्लास है. डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स किसके अंदर आते हैं? अच्छा, ये तो पूछा ही क्वेश्चन इतना सा, कितना छोटू सा क्वेश्चन है. ये भी गलत करके आ जाते हैं कुछ लोग. हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं. यहाँ पे भी लिखा हुआ है, we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenites, slime mold, protozoans under protista. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाइएटोमेशियस अर्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डाइएटोमेशियस अर्थ या सिलिकेशियस अर्थ, सिलिकेशियस अर्थ, इसके बारे में एनसीईआरटी में हम सब पढ़ते हैं, सब, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. लेकिन गलती क्या करते हैं कि हम भी जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हमको क्या आता है
क्राइजोफाइट्स याद आता है, क्राइजोफाइट्स याद आता है, बट क्राइजोफाइट्स में भी हमें पर्टिकुलरली डायटम्स याद रखना पड़ेगा। और डायटम्स में वो किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है, ठीक। उसका जो सेल वॉल होता है, डायटम्स का सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। और ये जो सेल वॉल, जब डायटम्स क्या करते हैं? डाई कर जाते हैं। क्या करते हैं? डाई कर जाते हैं। तो इनके अंदर का जो लिविंग मटेरियल होता है बेटा, लिविंग मटेरियल, वो डेड कर जाता है, डेड कर जाता है। बट सेल वॉल क्या करती है? परसिस्ट करती है। सेल वॉल परसिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो सिलिका की बनी है मैम। और सिलिका जो होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता उसको, इनडिस्ट्रक्टिबल है। और यही सिलिका जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जम के बहुत सारा इस तरह से एक तरह का लेयर ही बना देता है, जिसको हम लोग डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। डायटोमिशियस अर्थ, समझे आप? अब ये जो सिलिका होता है ना, वो ग्रिटी इन नेचर होता है। कैसा होता है? ग्रिटी। व्हाट इज ग्रिटी मैम? ग्रिटी बेटा होता है खुरदुरा, खुरदुरा, ग्रिटी इन नेचर। दिस सिलिका इज ग्रिटी इन नेचर। तो इस सिलिका को या इस सिलिकेशियस अर्थ को आप ऑयल के फिल्टरेशन में, सिरप के फिल्टरेशन में यूज कर सकते हो। किसी चीज को अगर पॉलिश करना है, जैसे आप वो देखे होंगे सैंड पेपर, सैंड पेपर, इसको बालू कागज भी कहते हैं हम लोग। तो जब भी आपको वॉल की चिकनाई करनी होती है या जो वेल्डिंग वगैरह होता है जहाँ पे उसको क्लीन करना होता है, तो भी आप वहां पे यूज करते हो। तो वो बेसिकली इन्हीं सब का मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो क्लीनिंग एजेंट इन मेटल पॉलिशेस में भी यूज करते हो। गोबर गैस प्रोडक्शन, नहीं मैम, गोबर गैस प्रोडक्शन कहाँ से होगा? वो कौन करता है? मिथेनोजेंस। वेरी गुड। कौन करता है? मेथनोजेंस। और ये मेथनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? गट ऑफ रुमिनेंट्स, काऊ। तो डायटोमिशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, अगेन इसको बोला मार लो, एक्सेप्ट गोबर गैस प्रोडक्शन। समझ में आया? डायटोमिशियस अर्थ समझ में आया? ओके। ये कहाँ है? ये यहाँ पे दिया है और एनसीईआरटी की लाइन में ये चीज अच्छे से लिखी हुई है। देखो यहाँ ग्रिटी भी लिखा है। अच्छा, गुड। It is used in polishing, filtration of oil and syrup. Diatoms are the chief producers in oceans. Very good. चलो, next question चलते हैं. In which of the following organism cell wall is composed of two thin overlapping shells which fit together like a soap case? Okay. मतलब इनके कहने का कि जनरली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म, मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का सेल वॉल भी ऐसे ही हो जाएगा, एंड टू एंड, एंड टू एंड ज्वाइंट रहते हैं। कोई भी सेल वॉल, प्लांट की बात करो या आप बैक्टीरिया की बात करो, फंजाई की बात करो, किसी की भी बात करो, जो सेल वॉल होता है ना, एंड टू एंड जुड़ा होता है सेल वॉल। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे आपका सेल वॉल जो है वो इस तरह से रहता है, सोप बॉक्स लाइक, साबुन केस, अरे जिसके अंदर साबुन रखते हो उसके ऊपर जो ढक्कन लगाते हो, तो एक इसमें तो साबुन रह जाता है आपका, साबुन तो यहाँ है और ये आपके ढक्कन का काम करता है। तो इसके केस में क्या होता है कि इसके केस में ये जो लोअर वाला आपका सेल वॉल होता है, लोअर सेल वॉल, and this is upper cell wall, upper cell wall। और इसके बीच में ये जो मटेरियल रहता है ना, ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वही आपको बताना है। बिल्कुल, ये होता है
चलो आ जाओ। ये क्राइजोफाइट का होता है, दिखा तुमको, ये होता है क्राइजोफाइट में, वहां पे लिखा हुआ है, दिखा रहे क्राइजोफाइट्स। अब क्राइजोफाइट्स में भी किसमें होता है, डायटम्स में होता है। देखो आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज अ सोप वॉल्स। जब भी आप क्राइजोफाइट्स की बात करते हो तो डायटम्स एंड डेस्मिड्स दोनों आते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। बट इसने लिखा किसके लिए है, इसने लिखा किसके लिए है, इसने लिखा है सिर्फ और सिर्फ डायटम्स के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखना कि एनसीईआरटी के लाइन से क्या ज्यादा मैच कर रहा है। ओके चलो, सो ये था आपके लिए आज तक का। नेक्स्ट है अगेन आपका लेवल 2 जो होगा आपके लिए आज होमवर्क। अपन इसको डिस्कस करेंगे कल। चलो, इसमें है एक ये क्वेश्चन, यूज लेना असर्शन रीजन, अगेन असर्शन रीजन, फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड है, 2 स्टेटमेंट बेस्ड, और मैच द फॉलोइंग। थैंक यू सो मच। होमवर्क करके आना, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन टेक्स्ट मी एट इंस्टाग्राम ऑल्सो, 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए। और इन सब की आईडीज मेरे बायो में मेंशन्ड है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर लेना यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका सारा का सारा रिवीजन अपन इससे करवा लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।